गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इटली के एकीकरण के बारे में आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका जो आधुनिक विश्व का जो पेपर है उसमें दो एकीकरण हैं आपके, जो राष्ट्र थे इटली और जर्मनी। इन दोनों का एकीकरण आपके पाठ्यक्रम में है, जो कि और लगभग ये जो एकीकरण हुए दोनों के लगभग समान समय है, लगभग मेरा मतलब है। तो उसमें इनके नेताओं के द्वारा जो इस एकीकरण के लिए जो कोशिश की गई वो बहुत बड़ी उनकी भूमिका थी, क्योंकि यह काम सरल नहीं था। इसलिए ये एक विशेष उल्लेखनीय घटना थी, क्रांतिकारी घटना थी, जो कि शत्रुओं के विरुद्ध होकर जो उन्होंने जो इतना बड़ा जो कार्य किया, इतना बड़ा मनोरथ उन्होंने हासिल किया। नहीं तो इटली और एकीकरण शायद बिखरे हुए रहते, उन्हें राष्ट्र का दर्जा देना भी मुश्किल हो सकता था, यानी क्योंकि बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटे हुए थे ये। तो ऐसे में जो और विदेशी हस्तक्षेप इनमें पूरा था, और इसीलिए ये मुख्य रूप से इसीलिए ये एकीकरण जो है, और अपने अपने निहित स्वार्थ भी थे अलग अलग स्टेट्स के। तो इसीलिए इटली का एकीकरण जो है या जर्मनी का एकीकरण है नहीं हो पा रहा था। तो ये किस तरह से हुआ ये हम बात करते हैं। इटली के एकीकरण में जो हुआ 1870 के लगभग जो हुआ, उसमें जो है उसके पूर्व जो हम इसकी स्थिति देखते हैं, इटली की स्थिति कई एकीकरण की कब आवश्यकता पड़ती है, जब वह कई टुकड़ों में बटा हुआ हो, जब देश कई टुकड़ों में बटा हुआ हो, तो उसे राष्ट्र बनाने के लिए, उसका एकीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग शासक हैं या विदेशी हस्तक्षेप हैं उनसे मुक्ति, और जो स्थानीय जो विभिन्न प्रकार के निस्वार्थ हैं उन सब से ऊपर उठ के उनसे मुक्त होकर ही देश के हित में एकीकरण संभव होता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण की जो स्थिति थी उसके पूर्व की वो क्या थी। इटली के एकीकरण से पूर्व जो स्थिति थी वो आप देखिए कि विभिन्न, हम अगर क्षेत्र देखें तो उसमें आप उत्तर पश्चिम में देखिए सार्डिनिया और पिडमोंट का राज्य था, जो एक अलग राज्य था। और दूसरा वहाँ देखिए जो वहाँ सेवाय वंश के शासक का राज्य था, लेकिन वहाँ भी हस्तक्षेप रहता था, किसका? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप रहता था। और इसी प्रकार हम उत्तर पूर्व में देखें तो लोम्बार्डी और वेनेशिया, और लोम्बार्डी वेनेशिया पर अधिकार जिसका था वो था ऑस्ट्रिया, उस पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप भी था और ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व भी था। वहाँ की राजनीति में ऑस्ट्रिया का पूरा इंटरफेरेंस रहता था। इसी प्रकार पार्मा, टस्कनी, मोडेना ये स्वतंत्र राज्य जरूर थे, किंतु यहाँ भी ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। और इसी प्रकार जैसे हम लोम्बार्डी वेनेशिया की बात पहले जो हमने करी, उसमें तो ऑस्ट्रिया का लगभग जो है जो उनका उसका आधिपत्य था। इसी प्रकार दक्षिण में जो था वो था नेपल्स और सिसिली के स्टेट्स थी, और उनके अधीन बहुत सारी अन्य स्टेट्स भी थी। वहाँ पर बूर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का राज्य था, किंतु यहाँ भी जो है कुछ न कुछ हस्तक्षेप ऑस्ट्रिया का या विदेशी तत्वों का होता रहता। तो आप देखिए विभिन्न स्टेट्स थे और विभिन्न स्टेट्स के अपने अपने शासक थे, और कुछ स्टेट्स तो डायरेक्टली विदेशी सत्ता के अधीन थे। तो ऐसी स्थिति में एकीकरण करना एक मुश्किल कार्य था, एक मुश्किल ऐसा उद्देश्य था जिसके लिए एक बहुत कठिन, विभिन्न प्रकार के कठिन रास्तों से गुजरना था। तो ऐसे में आप देखिए कि इटली का एकीकरण किस तरह से संभव हुआ। तो ये हमने देख लिया कि इटली विभिन्न छोटे छोटे अनेक राज्यों में बटा हुआ था, और विभिन्न राज्यों में अलग अलग शासन था। उन शासकों के अपने निहित स्वार्थ भी थे, लेकिन साथ ही साथ में उनमें विदेशी हस्तक्षेप भी था, वो पूरी तरह से स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते थे। तो ऐसे में किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे क्रांतिकारी संगठन होते हैं, कुछ ऐसी सभाएं होती हैं, कुछ ऐसी जो है जो समुदाय होते हैं, जो संस्थाएं या जो समुदाय थे जो क्रांतिकारियों के थे, उनमें प्रारंभ से ही 1870 से हम पहले की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक जो विभिन्न कुछ संस्थाओं ने भी कार्य किए, जिन्होंने, जैसे कार्बोनरी संस्था थी,
कार्बोनी संस्था इटली की क्रांतिकारी संस्था थी। इसने बार बार ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और अन्य विदेशियों के विरुद्ध और जो देश में जो कोई करप्ट या अनुदारवादी सरकार है, स्टेट है, उसके विरुद्ध जो कार्बोनी संस्था के क्रांतिकारियों ने, जो सदस्यों ने बहुत कुछ कार्य किया और 1831 तक जो है यह संस्था अपना कार्य करती रही। किसी भी संस्था की चाहे एकीकरण लास्ट में हुआ हो, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में हम जाएं तो उस पृष्ठभूमि में जिन जिन ने योगदान दिया वो योगदान कम नहीं होता, क्योंकि वही योगदान जो होता है वो हमें अंत वाले उद्देश्य तक ले जाता है। तो ऐसे में ये संस्थाएं थी कार्बोनी संस्था जैसे। तो 1831 तक वो इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करती रही। इटली में अगर भ्रष्टाचार है, इटली में यदि उदारता, इटली के स्टेट्स में कहीं अनुदारता चल रही है, इटली में विदेशी तत्वों का हस्तक्षेप चल रहा है विभिन्न स्टेट्स में, तो कार्बोनी संस्था के सदस्यों ने उनके खिलाफ विद्रोह किए, उनके खिलाफ सभाएं की, उनके खिलाफ छोटी छोटी लड़ाइयाँ की। तो इसलिए कार्बोनी संस्था का सर्वप्रथम जो योगदान कहा जाएगा वो इटली की कार्बोनरी संस्था का था। इसी प्रकार मैजिनी था, तो और इनके सदस्यों की संख्या 50,000 60,000 इस तरह से हो गई थी। उसके पश्चात जैसे यंग इटली की स्थापना हुई, और यंग इटली जो स्थापना की यंग इटली की, वो था मैजिनी। मैजिनी का जो जीवन काल है वो जो है वो हम ये देखिए आप 1810 से लगभग इसका आगे जो है 1870 के आसपास तक है, ऑलमोस्ट इसे मतलब 50-60 साल लगभग की बात है। तो मैजिनी ने यंग इटली की स्थापना की, और यंग इटली ने भी इटली के एकीकरण की दिशा में, जो इटली का एकीकरण और उसके पूर्व की जो स्थिति, इस बीच का रास्ता मैजिनी के यंग इटली ने बहुत कुछ तय किया और बहुत कुछ उसका योगदान रहा। मैजिनी क्रांतिकारी व्यक्ति था, क्रांतिकारी संस्थापक, जिसने क्रांतिकारी यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, और इसके सदस्यों की संख्या समय के साथ साथ बढ़ती चली गई और 60,000 के आसपास भी हो गई। और इसके सदस्य क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे और जो है इटली के एकीकरण का उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते थे। तो इसके अंतर्गत यही है कि भ्रष्टाचार या अनुदार सरकार या विदेशी हस्तक्षेप, उनके खिलाफ यंग इटली के लोगों ने कार्य किया, यंग इटली के सदस्यों ने कार्य किया। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊं कि कार्बोनरी संस्था जो थी उसका स्थान धीरे धीरे यंग इटली ने ले लिया। तो मैजिनी का रोल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है इटली के एकीकरण की राह जो है, उस राह में कार्बोनी संस्था, मैजिनी, यंग इटली, इन सब का रोल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और तो हम ये आपको जो है पूर्व में जो संस्थाएं थी हम उनकी बात की हमने, पूर्व में जो ये जो संगठन थे, क्रांतिकारी संगठन थे, उनकी हमने बात की कि पृष्ठभूमि को स्पष्ट किए बिना केवल सिर्फ परिणाम देखकर हम बात नहीं कर सकते। इसलिए हम हल्का सा इस चीज़ के पृष्ठभूमि में जा रहे हैं कि इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों ज़रूरत थी, किस तरह से ये ज़रूरत पूरी करने की दिशा में कितने लोगों ने, कितने संगठनों ने, कितनी सभाओं ने कार्य किया और किस तरह से किया। आप देखिए इसमें धर्म का जो नेता था, जो 1846 में हम बात करें तो पायस नवम पोप था। ये भी एक सभी जो मुख्य उद्देश्य की जो प्राप्ति है उसमें केवल एक कार्य, एक प्रयास या एक संस्था या उसका रोल नहीं होता, विभिन्न प्रकार के तत्वों का रोल होता है। तो उसमें जो उदारवादी तत्व हैं उनका भी रोल कम नहीं था, धार्मिक तत्व है उनका भी रोल कम नहीं था। उस समय धर्म में, राजनीति में भी धर्म का थोड़ा बहुत प्रभुत्व रहता था। तो या जैसे जनमानस तैयार करना या जनता का जो है उस तरफ रुझान करना, जनता को उसकी आवश्यकता बताना कि एकीकरण क्यों आवश्यक है। तो इसी तरह से धार्मिक जो है नेता या जो पोप है उनका, वो भी किस तरह के व्यक्ति है, वो जनता को किस तरह का विचार दे रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है इस चीज़ का। तो उस समय 1846 में पायस नवम जो है पोप थे और वो उदारवादी थे। तो उनकी अध्यक्षता में भी इटली के एकीकरण की एक योजना तैयार की गई थी। ये मैं आपको बता दूं कि
जो पोप है अगर वो अनुदारवादी हैं या वो सिर्फ अपनी स्टेट अपनी उसी से ज़्यादा उनका रहता है, उनका धार्मिक जो उद्देश्य पूरा होता रहे, वही एक उनका जो है मेन उद्देश्य रहता है कि हमारा जो है ये चीज़ पूरी होती रहे, हमारे जो भी हैं धर्म से संबंधित और कुछ राजनीति में उनका प्रभुत्व हस्तक्षेप, ये उसके अनुसार जो है स्थितियां बनी रहें। तो उदारवादी होना और अनुदारवादी होना, उस पे भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इन विचारों पे भी ये बात डिपेंड करती है। तो 1846 जो पायस नवम थे, जो पोप थे, वो उदारवादी था। पायस नवम पोप जो थे, यानी कि जो था वो जो रोम में था वो उदारवादी था, और उसकी अध्यक्षता में इटली के एकीकरण की एक योजना भी तैयार की गई, क्योंकि वो पोप स्वयं तैयार थे कि हाँ इटली का एकीकरण होना चाहिए। तो ऐसे में आप देखिए कि पोप एक धर्माधिकारी जब एक बात के पूरी तरह से पक्ष में हो, तो उससे भी जनता का एक बहुत बड़ा भाग भी उसके साथ में उस बात के उस उद्देश्य के पक्ष में होता है, और इसलिए उस प्रयास में वह भी चाहे मानसिक रूप से चाहे अपनी ताकत से वो उसमें सपोर्ट करता है, वो जो विचार बनता है वही उसमें सपोर्ट करता है, और इसी से जो जनता के नेता बनते हैं वो उसमें सपोर्ट करते हैं कि उसका भी एक सर्टेन जो परसेंटेज है जनता का भी कि पोप ये कह रहा है, पोप ये चाहता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है, उससे भी विचार बदलने में या विचारों को विकसित करने में उसका असर आता है। तो पायस नवम पोप का उदारवादी होना, स्वयं इटली के एकीकरण को चाहना और क्रांतिकारियों द्वारा उनके अंडर में इटली के एकीकरण की एक योजना बनाना भी एक महत्वपूर्ण कदम था। तो उससे जो है आगे दिशा मिली या सपोर्ट मिला, आप ये समझिए। आगे मैं बात कर लूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये उसकी अध्यक्षता में ही आगे ये कार्य होता रहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी अध्यक्षता में ये पूरी एक योजना तैयार की गई थी, और उससे जो है जनता की मानस को बदलने में, परिवर्तन लाने में या विकसित करने में या इस तरफ उनको रुझान उत्पन्न करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण ये साबित हुई, ये बात है ना। आगे देखिए, जो सार्डिनिया और पिडमोंट का शासक था वो कौन था? पहले था चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट जो है वो भी विदेशी तत्व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध था कि ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व जो बार बार इटली के स्टेट्स पर होता है वो नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रिया किसी हालत में नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, और वो हम क्योंकि उसके निस्वार्थ उसमें पूरे नहीं होते थे, और कुछ जो है स्टेट्स भी कुछ अनुदार थी, तो अपने कोई ना कोई छोटे छोटे जो भी स्वार्थी कह दीजिए कि या राजनीतिक उद्देश्य है, तो वो कई बार उनके साथ में थोड़ा बहुत हो जाती थी, तो वो भी गलत ही था, हालांकि सब नहीं होती थी। तो ऐसे में जो ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया और पिडमोंट का राजा था चार्ल्स एल्बर्ट, वो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप इटली में नहीं चाहता था। उसने ऑस्ट्रिया के साथ में इस उद्देश्य के चलते युद्ध भी किया, लेकिन वह ऑस्ट्रिया की सेनाओं के सामने नहीं जीत पाया और वह पराजित हुआ। उसके पश्चात आप देखिए, उसके पश्चात विक्टर एमेनुएल जो है शासक बना 1849 में। विक्टर एमेनुएल जो उसका पुत्र था वही सार्डिनियन पिडमोंट का शासक बना, और अब उन्होंने जो है बागडोर संभाली, विक्टर एमेनुएल ने बागडोर संभाली कि किसी तरह से सार्डिनिया के अधीन होकर, सार्डिनिया के झंडे तले जो है ये जो प्रयास है, सार्डिनिया के झंडे तले इटली के एकीकरण का प्रयास पूरा हो जाए, प्रयास किया जाए। तो इस दिशा में जो हम पूर्व में बात की वो कार्यरत थे, और उन्होंने अच्छी एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की, एक शक्ति का पार्श्व दिया। और साथ ही साथ आगे जो हुई बात वो ये है कि जैसे काउंट काबूर है, हमने बात की कार्बोनिक संस्थाएं, मेजिनी, यंग इटली, उनके द्वारा इस तरह पायस नवम पोप। इसी तरह से एक जो नेता था जिसने बहुत मुख्य भूमिका जो अदा की वो था काउंट कैबूर।
उसका समय काल लगभग 1810 से 1861 तक रहा। तो काउंट कैबूर ने जो है विक्टर एमेनुअल की संसद में उसने प्रवेश कर लिया था, और धीरे धीरे विक्टर एमेनुअल ने जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री था उसके द्वारा इस्तीफा दिए जाने के पश्चात इसको काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना लिया। काउंट काबूर ने पूरा अपना जीवन इस चीज़ के लिए झोंक दिया कि मैं इटली की बिखरी हुई स्टेट्स को एकत्रित करके इटली को पूरा एक सशक्त राष्ट्र बनाऊंगा। तो काबूल ने इस दिशा में उसने आंतरिक नीतियाँ उसकी थी, बाह्य नीतियाँ, विदेशी नीतियाँ उसकी थी। तो इस तरह के प्रयास किए कि आंतरिक नीति और विदेशी नीतियों ने मिलकर इस रास्ते को, बड़ा सरल मुश्किल था लेकिन इस रास्ते के उपाय सोचते चले गए, उसे सरलता प्रदान की। तो आप देखिए कि धीरे धीरे जैसे एक क्रीमिया युद्ध हुआ 1854 के आसपास, जब बात क्रीमिया युद्ध के पश्चात जब पेरिस का सम्मेलन हुआ, तो पेरिस के सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस और बहुत सारे यूरोप के अन्य राष्ट्र भी उसमें सम्मिलित हुए। इसमें ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली को आमंत्रित किया जाए, किंतु इटली को आमंत्रित किया गया और काउंट काबूल ने उसमें इटली की तरफ से भाग लिया। जब काउंट काबूल ने भाग लिया तो उसने इटली के एकीकरण की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी और यूरोप के राष्ट्रों के समक्ष उसने ये बात पेश की कि इटली का एकीकरण कितना आवश्यक है और इटली की कैसी स्थिति वर्तमान समय में है। इस संबंध में ऑस्ट्रिया की कटु आलोचना भी हुई। जब पेरिस सम्मेलन में जो क्रीमिया युद्ध के पश्चात जो हुआ, उससे जो एक प्रस्फुटन हुआ वो इटली के एकीकरण की आशा का एक प्रस्फुटन हुआ। जैसा कि काबूल ने कहा कि इटली के कीचड़ से, क्रीमिया के कीचड़ से, क्रीमिया के द्वारा जो पेरिस सम्मेलन हुआ उसके कारण क्रीमिया के कीचड़ से इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली के एकीकरण का एक पौधा, एक फूल जो है पनपा। तो क्योंकि उसने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी, यूरोप की समस्या बना दी और बहुत सारे जो उनको फ्रांस, इंग्लैंड की सहानुभूति भी ले ली और ऑस्ट्रिया का इस समय उसकी कटु आलोचना भी हुई, उसकी विरोधी नीति की आलोचना हुई। तो एक तो उसने ये कार्य किया कि काउंट काबूल ने पेरिस सम्मेलन में जो है इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय जनमानस प्राप्त करने के लिए, विश्व जनमत प्राप्त करने के लिए, उनकी सहानुभूति लेने के लिए, अपनी आवश्यकता को सही बताने के लिए उसने जो इस समय जो प्रस्तुत की बात, वो जो है उससे जो इनकी इंग्लैंड और फ्रांस जो है थोड़ा काबूल को सही समझने लगे, इटली के एकीकरण की आवश्यकता को महसूस वो भी करने लग गए। अब आप देखिए प्लेम्बियर समझौता में एक काबूल ने क्रीमिया के युद्ध के पश्चात पेरिस सम्मेलन में अपना रोल अदा किया। उसके बाद आप देखिए प्लेम्बियर समझौता। अब काबूल समझता था कि केवल सार्डिनिया, पिडमोंट के झंडे तले ऑस्ट्रिया से जीता नहीं जा सकता, इसलिए उसने विदेशी किसी न किसी देश को अपनी तरफ सैनिक सहायता के लिए करने की कोशिश प्रारंभ की। अब इस समय फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय, वो छुट्टियां मनाने जो ये प्लेम्बियर्स में आया हुआ था, जो सार्डिनिया की सीमा पर ही था। तो प्लेम्बियर्स जो है इस समय कैबूर भी प्लेम्बियर्स पहुंच गया और फ्रांस के नेपोलियन जो शासक है नेपोलियन तृतीय के साथ में उसने एक समझौता किया जिसमें कि यह निश्चित किया गया कि यदि ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध होता है तो फ्रांस उसे सैनिक सहायता दे और बदले में जो है इटली जो है उसे सेवाय और नीस के प्रांत देगा, यानी कि फ्रांस को सेवाय और नीस के प्रांत इटली देगा और फ्रांस बदले में उसे जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अगर युद्ध तो सैनिक सहायता देगा। हालांकि सेवाय नीस देना एक बड़ी बात थी, लेकिन कैबूल ने कहा कि यह घूंट मुझे पीना पड़ेगा, यह घूंट पीने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रूप में फ्रांस की सहायता प्राप्त की जाए। तो आप देखिए इस तरह के से विभिन्न स्टेप्स हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है एक बड़े उद्देश्य के लिए। आगे हम इसकी बात बाद में करेंगे। थैंक यू।